हेलो गाइस, सेकंड चैप्टर आपके लिए लेके आ गए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें हम सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्लाइड देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें है कि हम क्या क्या हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला आता है मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेकेंड नंबर पे आता है वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उनके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट की जो है स्ट्रक्चर क्या क्या है। फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट। अब देखिए मार्केट है तो मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या है। फिफ्थ नंबर पे आता है वेरियस सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे इसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट। देखिए क्या होता है सिक्योरिटीज एंड क्या होती है सिक्योरिटीज मार्केट। तो जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा कि व्हाट आर सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिक्योरिटीज जो होती है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ ये ट्रांसफरेबल भी होती है। ट्रांसफरेबल इट मीन्स टू लाइक किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित या फिर ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि ये इश्यू किसके द्वारा की जाती है। इश्यू ये की जाती है कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। किस किस के द्वारा होती है, कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। फिर हम ये देखते हैं कि हमने ये पढ़ लिया कि सिक्योरिटीज जो होती है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाती है। तो अभी जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहले जो चीज़ आती है वो आती है शेयर्स, फिर आती है प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड नंबर पे आते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ये सारी जो आती हैं ये इसमें ये इनके टाइप्स हैं कुछ। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सिक्योरिटीज मार्केट। तो देखिए सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा होगा कि फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आपने पढ़ लिया कि सिक्योरिटीज क्या होती है, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। तो अब इनको मतलब इनकी बाइंग और सेलिंग के लिए भी कोई हमको ऐसा मंच चाहिए होगा, कोई ऐसी फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए जो हमको बाइंग और सेलिंग करा सके इसकी। तो इसमें इसके लिए सिक्योरिटीज मार्केट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्रिएट लिक्विडिटी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। अब देखिए सिक्योरिटीज मार्केट जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है मार्केट में। फिर आता है कंपनीज रेज मनी बाय। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, ये सब हमने जान लिया है। अब इसमें क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो पैसा रेज करती है, किसके जरिए, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, उसके जरिए सिक्योरिटीज को इशू करती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, वो किस लिए करते हैं, वो पैसा जनरेट करने के लिए, उनको उनसे रिटर्न चाहिए होती है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, कि इसके कौन कौन से भाग हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जिसमें आता है वो आता है इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आप और हम जैसे लोग हो सकते हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बोरोअर्स एंड सीकर्स, यानी कि जिनको पैसे की जरूरत होती है। तो किन किन को पैसे की जरूरत होती है, बैंक को होती है, कंपनीज को होती है। ऑब्वियसली वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं, तो वो फंड रेज करने के लिए करती हैं। मार्केट में आईपीओ लेके आती हैं, एफपीओ लेके आती है, जैसा कि आप सब देखते होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरीज। अब इन दोनों के बीच में वर्क कौन करता है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्क करता है वो आता है स्टॉक ब्रोकर एंड मर्चेंट बैंक्स, ये इसके बीच में वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि अब हमने देख लिया कि भाई इन्वेस्टर्स है, बोरोअर्स है, इंटरमीडियरीज है, ये सब कुछ है। अब इनको कोई रेगुलेट करने वाला भी होना चाहिए। तो अब रेगुलेट करने वाला कौन है, इसमें है आरबीआई है, सेबी है एंड फेमा है। ये क्या करता है, ये इस इन्वेस्टर ने जो भी पैसा लगाया है, वो मार्केट में पैसा लगाया, तो ऑब्वियसली इसको ये चाहिए कि मेरे पैसे की इसकी कोई सेफ्टी भी तो रखने वाला कोई होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करते हैं, सेबी ये जो होते हैं ये इसके इन्वेस्टर्स के पैसे का ध्यान रखते हैं, यानी कि कोई फ्रॉड ना कर दे, ठीक है, कोई डिफॉल्ट ना हो जाए, तो उस रिगार्डिंग।
नेक्स्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956. टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर डिक्लेयर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन से सन में ये हुआ था, तो ये सब आपको डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हमने देख लिया कौन कौन से भाग है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, ठीक है. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें इसकी स्ट्रक्चर बन कैसे रही है. तो इसकी स्ट्रक्चर में पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आता है प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम, यानी कि इट्स मीन्स लाइक प्राइमरी, यानी कि ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट. जब कोई कंपनी पहली बार फंड रेज करने के लिए लाइक आईपीओ लेके आती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है कि फर्स्ट टाइम जब वो पैसा रेज करती है, ठीक है. फ्रेश, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है वेयर इश्यूअर्स रेज कैपिटल बाय ऑफरिंग फ्रेश सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स. जब वो फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है तो उसको वो आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, लाइक जो भी शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग पहले से ही हैं इसमें, तो उसमें अगर हम ट्रेडिंग करते हैं लाइक बाय सेलिंग करते हैं तो वो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है. जैसा कि इसमें आपको साफ लिखा हुआ है कि दिस मार्केट इनेबल्स द ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज, जो पहले से ही सिक्योरिटी मार्केट में है उनमें, अलाउइंग इन्वेस्टर टू, और वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को बाय और सेल करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास सिक्योरिटीज है उनमें. और इस तरह से देखिए पहले अगर सेकेंडरी मार्केट है तो ऑब्वियसली इसमें पहले से बायर्स और सेलर्स होंगे तो लिक्विडिटी तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये हमको क्या करता है, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है. तो आपने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में जो मोटा मोटा जो एक ओवरव्यू लिया है वो क्या लिया है कि प्राइमरी मार्केट तो वो होता है कि जिसमें फ्रेश सिक्योरिटीज इशू की जाती है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है. एंड सेकेंडरी क्या होता है, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है और अब हमको उसके अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, जो भी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो भी. नेक्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट, अब इसमें भी बहुत सारे मतलब इसको इशू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो देखिए पहले नंबर पे आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ. आप देखते होंगे बहुत सारे आईपीओ निकलते हैं, रोज इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं और काफी अच्छे अर्निंग रिटर्न्स भी लेते हैं उनसे. उसमें भी काफी कुछ फंडामेंटल देखा जाता है, कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे रिटर्न्स उसके, उस अकॉर्डिंग. तो देखिए पहला आता है आईपीओ. आईपीओ इसमें आप फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट सेल ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक बाय कंपनी टू रेज इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए जब कंपनी को फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि कंपनी को चाहिए पैसा. तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को अगर फंडिंग चाहिए तो उसमें दो काम कर सकती है वो, या तो वो लोन ले सकती है या फिर वो ऐसा कर सकती है कि अपने मतलब मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, यानी कि अपना थोड़ा सा मालिकाना हक लोगों में कह सकती है कि आप अगर आपको हमारी कंपनी में मालिकाना हक चाहिए तो आप हमारी कंपनी में इस तरह से आईपीओ लगा लो. तो उससे क्या होता है, उसके पास फंड रेज हो जाता है. नेक्स्ट आता है एफपीओ. एफपीओ का मतलब होता है जब कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम कर लिया, अब कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत हो गई, तो अब कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत हो, क्या करे वो, तो वो क्या करता है दोबारा से और एडिशनल इश्यू कर देती है शेयर्स को. जब सेकंड टाइम वो लेकर आती है, जब सेकंड टाइम इस तरह से वो करती है तो उसको कहते हैं एफपीओ. यानी कि जब सेकंड टाइम अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, यानी कि और थोड़ा सा मालिकाना हक लोगों को प्रोवाइड करती है, तो उसे हम कहते हैं एफपीओ. थर्ड नंबर पे आता है प्राइवेट प्लेसमेंट. देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, अब ना मतलब हम देखो आईपीओ जो होता है पब्लिक में जाता है, एफपीओ पब्लिक में जाता है, बट क्या होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कुछ लिमिटेड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ लिमिटेड लोग हैं उनको ही इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाता है. तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड, देखो कंपनी एक्ट के तहत जो होता है इसमें कुछ ना मतलब लिमिटेशन रख दी गई है कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उसमें केवल 50 लोगों को ही वो दिया जाएगा. तो इसमें लिखा भी हुआ है लिमिटेड टू 50 इंडिविजुअल्स अंडर द कंपनी एक्ट. कंपनी एक्ट के तहत केवल और केवल 50 इंडिविजुअल्स को ही ये दिया जाता है, मतलब वो शेयर्स है वो इशू किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट.
तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है शेयर्स का, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है। बट ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है शेयर्स का, वो किनको जाता है, लिस्टेड कंपनी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होते हैं, ये होते हैं नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, लाइक बैंक होती है, एनबीएफसी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, तो ये सब QIP के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल इश्यूज, ऑफरिंग शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप विदाउट अ पब्लिक इशू और राइट्स एंड बोनस इशू। देखिए प्रेफरेंशियल इशू क्या होते हैं कि जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब जैसे कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा, इट मीन्स लाइक सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइक कंपनी ने कोई लॉस कर दिया है तो अब वो अपने जो भी इसके क्रेडिटर्स हैं उनको तो देगी पैसा। अब इससे पहले क्या होगा कि अब वो जो उसमें शेयर होल्डिंग्स रखते होंगे उनको भी तो अपना अपना पैसा चाहिए होगा, तो वो क्या करेंगे कि प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, उनको पहले दिया जाता है वो पैसा। और जैसे मान लो कि अब कंपनी में लॉस, अब मान लो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो डिविडेंड भी पहले इनको ही जाता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को। नेक्स्ट आता है राइट्स एंड बोनस इशू। राइट्स एंड बोनस इशू क्या होता है, राइट्स इशू प्रोवाइडिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू राइट द बाय मोर। अब देखो राइट्स इशू में क्या होता है, जैसे कंपनी है और उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या सोचती है कि अगर मैं बाहर से पैसा लूं, इससे अच्छा है कि मेरे जो कंपनी में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ये, उनसे ही पूछ लूं एक बार, है ना। तो वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने जो पहले से ही जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ही अधिकार देती है कि आप ही हमारे शेयर्स बाय कर लो, तो वो होते हैं राइट्स इशू। एंड आता है बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब होता है कंपनी जो है मतलब फ्री में दे देती है शेयर्स को, कि लाइक हम सुनते हैं कि इस कंपनी ने जो है कि 2:5 में बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो इस तरह से। तो ये हो गए बोनस, मतलब फ्री में शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर्स दे दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग। ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग क्या होती है, देखिए जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑनशोर इट मीन्स टू लाइक इनसाइड द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर ही रेजिंग करना कैपिटल की, ठीक है। एंड ऑफशोर का मतलब कि कंपनी के बाहर, ठीक है, लाइक आउटसाइड द सॉरी कंट्री के बाहर, आउटसाइड द कंट्री, तो उसको कहेंगे हम ऑफशोर ऑफरिंग। रेजिंग कैपिटल विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट, तो ये आ गया। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल, OFS, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी कंपनी का IPO आया, या किसी कंपनी में शुरुआती टाइम में इन्वेस्टर्स ने काफी सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो ऐसे तो है नहीं कि भाई कभी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो क्या करते हैं, अब कंपनी के जो पहले से ही जिनकी शेयर्स, जिनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ही शेयर्स को कहते हैं कि आप अब ये शेयर्स सेल कर दो, तो उसको ही कहते हैं ऑफर फॉर सेल्स, यानी कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स हैं उन्हीं के द्वारा ही कंपनी के शेयर्स को सेल कर देना। नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी। इसमें क्या होता है, इश्यूइंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स और टेक्नोटर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। देखिए कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो अपना अपना मतलब हिस्सेदारी देती है, तो कंपनी ग्रो करती है। अब कंपनी ग्रो करती है तो उससे क्या करता है कि कुछ उनको लाइक रिवॉर्ड के रूप में दे दिए जाते हैं कुछ शेयर्स, कि कंपनी का एम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो ऐसे करते हैं, कुछ शेयर्स इशू कर देते हैं, तो उनको कुछ एज लाइक गिफ्ट के रूप में दे दिए जाते हैं वो। यही सेम चीज ESOP होता है कि ग्रांटिंग एम्प्लॉयज द ऑप्शंस टू बाय कंपनी शेयर एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। तो ये भी एक तरह से, दोनों तरह के एक तरह से रिवॉर्ड होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट के भी दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है OTC और सेकेंड पार्ट आता है एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। देखिए OTC में क्या होता है, किसी तरह की इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है, इट मीन्स लाइक डिफॉल्ट भी हो सकता है हम कहे तो, कि मतलब आप और हम बैठ गए कि ऐसे अगर ये काम, जैसे कि मान लो कोई चीज, कोई सेटलमेंट हुआ हम दोनों के बीच कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे इतने रुपए दे दूंगा, बट वो काम अब हो भी गया है और सामने वाला पैसा भी नहीं दे रहा है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो जैसे कि लिखा भी हुआ है सामने, ट्रेडर्स आर नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन द मल्टीपल काउंटर पार्टीज सेटलिंग सिक्योरिटीज डायरेक्ट अमंग देम, मतलब उनके दोनों के बीच में डायरेक्ट काउंटर पार्टीज के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाता है और डिफॉल्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक्सचेंज इट मींस लाइक बिलोंग्स टू समवंस जो कोई उसका ध्यान रख रहा है, यानी कि एक्सचेंज ध्यान रखता है उस चीज का। तो इसमें क्या है, डिफॉल्ट रिस्क होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग टेक प्लेस वाया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज समझ गए आप, एनएससी बीएससी के थ्रू, ठीक है। एंड सेटलमेंट आर गारंटीड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जो सेटलमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा होता है। एक्टिंग एज अ काउंटर पार्टी फॉर द बोथ बायर एंड सेलर्स। बायर एंड सेलर्स तो इसमें भी थे, बट इसमें क्या होता है, कोई मतलब ध्यान रखने वाला नहीं होता है कि मतलब डिफॉल्ट होने के बहुत चांसेस, लेकिन इसमें कोई नहीं है क्योंकि इसमें जो है एक्सचेंज आपका ध्यान रखता है, एनएससी बीएससी इसी चीज का ध्यान रखती है। जैसे कि इसमें स्लाइड में बताया गया है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आज कभी आपको। नेक्स्ट आता है वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटीज। अब देखिए कंपनी, अब मार्केट के बहुत सारे भाग भी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो क्या क्या होता है पार्टिसिपेंट्स में, देखिए सबसे पहले आता है मार्केट इंटरमीडियरीज, सेकंड नंबर पे आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, थर्ड नंबर पे आता है रिटेल पार्टिसिपेंट्स, फोर्थ नंबर पे आता है प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस फर्म्स। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है मार्केट इंटरमीडियरीज। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? आप सब लोग ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनएससी बीएससी ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं सिक्योरिटीज के, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक एनएससी बीएससी एमएसईआई वेयर इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स फैसिलिटी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक है आजकल तो मोबाइल सारे काम कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स होते हैं एक तरह के। सेकंड नंबर पे आता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक सीडीएसएल एनएसडीएल। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि लाइक ये एक तरह से आपकी एक तिजोरी की तरह वर्क करता है। लाइक आप अपना पैसा तिजोरी में रखते हैं, तो वैसे आपके जो शेयर्स होते हैं ना वो इनके डिपॉजिटरीज के अंदर रखे जाते हैं। और वो डिपॉजिटरीज कौन सी हैं, जैसे सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, तो ये है वो तिजोरी जिसमें हमारे शेयर्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स। तो ये क्या होते हैं, अब देखिए मतलब अब वो तिजोरी है तो उसका ध्यान रखने वाला उसके कुछ एजेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल है कि एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरीज, उन डिपॉजिटरीज के जो एजेंट्स होंगे वो होंगे डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स। प्रोवाइडिंग डीमैटेरियलाइजेशन सिक्योरिटी सर्विस एंड मेंटेन द इन्वेस्टर लेवल अकाउंट। ये क्या करते हैं, ये आपके बिहाफ पे उन सिक्योरिटीज को, मतलब उन शेयर्स को देख सकते हैं, मतलब आप उनको पावर ऑफ अटर्नी देंगे तो वो उस बिहाफ पे आपके अकाउंट को देख सकते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन कर सकते हैं आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज का। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग मेंबर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। क्या होते हैं, अब हमने देख लिया कि भाई डिपॉजिटरीज हैं तो डिपॉजिटरी उनके हो गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स के एजेंट होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। तो क्या होता है, रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं ये फैसिलिटिंग बाय सेल ट्रांजैक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बाय सेल होता है उनके रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। एसेंशियल फॉर द सेकेंडरी मार्केट ट्रेड, और ये सेकेंडरी मार्केट ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑथराइज पर्सन। अब इसकी ऑथराइज पर्सन क्या होता है, ऑथराइज पर्सन क्या होता है, ये अपॉइंटेड बाय द स्टॉक ब्रोकर। ये स्टॉक ब्रोकर के द्वारा पहली बात तो ऑथराइज अपॉइंटेड होते हैं, एज एन एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। रिप्लेसिंग सब ब्रोकर एज पर द सेबी रेगुलेशन, ये सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टोडियंस। व्हाट इज कस्टोडियन? ये एक एंटिटी सेफगार्ड की तरह काम करती है फंड्स एंड सिक्योरिटीज का इंस्टीट्यूशंस के लिए। सेटलिंग ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी सेटलिंग को देखते हैं, ट्रैकिंग करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं उनको भी ट्रैकिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एंश्योर ट्रेड सेटलमेंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एक्टिंग एज अ काउंटर पार्टी फॉर ऑल द ट्रेड्स रिड्यूसिंग काउंटर पार्टी रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होती है, जैसे कि आपकी
कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क होती है तो उसको ये जो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका नॉर्मल फंक्शन आप याद रखिए कि रिड्यूसिंग काउंटर पार्टी रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग बैंक। इंटरमीडिएरीज बिटवीन द क्लियरिंग, ये जो होते हैं इंटरमीडिएरीज होते हैं लाइक किस किस के बीच में, क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, मैनेजिंग फंड्स एंड फॉर ट्रेड सेटलमेंट। ट्रेड सेटलमेंट में आपने देखा है ना किस किस की जरूरत पड़ रही है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मेंबर्स, मैनेजिंग फंड्स, इन सबकी। तो इन सबके बीच में एक इंटरमीडिएरीज भी होना चाहिए, तो वो उन सब के क्या होता है, क्लियरिंग बैंक्स। ऐसे आपको नॉर्मल इनके बारे में पढ़ के जाना है कि मर्चेंट बैंक रजिस्टर्ड बाय द सेबी। नॉर्मल आपके पास ऑप्शंस भी जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं विद सेबी के द्वारा, असिस्ट इश्योर इन द असेसिंग द मार्केट एंड मैनेज इशू प्रोसेस ड्यूरिंग द सिक्योरिटीज ऑफर। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई सिक्योरिटीज ऑफर होती है उनके जो मैनेज इशू में जो भी प्रोसेस करनी पड़ती है उसको मैनेज करते हैं। कोई भी सिक्योरिटीज लाइक कोई भी आईपीओ आ रहा है, कोई भी फर्स्ट टाइम, तो उसकी सिक्योरिटीज एक तरह से ऑफर करना ही हुआ, वही सिक्योरिटीज ऑफरिंग हुई। तो उसके प्रोसेस में उसको प्रोसेस को जो मैनेज करते हैं वो कौन करते हैं, मर्चेंट बैंक्स। नेक्स्ट आता है अंडर राइटर्स, प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएरीज कमिटिंग टू द बाय अनसोल्ड सिक्योरिटीज। ये कमिटिंग करते हैं कि जो भी अनसोल्ड सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदने के लिए इन द पब्लिक ऑफरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क फॉर द इश्यूअर्स ड्यूरिंग द आईपीओज एंड एफपीओज। तो ये हमने सारे अभी इसके पार्टिसिपेंट्स पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक था वो था इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें पहला जो आता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन कौन आता है, एंटिटीज लाइक बैंक्स आती है, इंश्योरेंस आते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। ठीक है। एफपीआई, व्हाट इज एफपीआई? एफपीआई मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो ओवरसीज एंटिटीज रजिस्टर्ड विद द सेबी, ये सेबी सबसे पहली लाइन तो यही है कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं क्या, टू इन्वेस्ट इन द इंडियन सिक्योरिटीज, इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इस सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। पार्टिसिपेंट्री नोट्स, पी नोट्स, इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द रजिस्टर्ड एफपीआईज, मतलब रजिस्टर्ड एफपीआईज जो होती हैं उनसे तो ये इश्यू होते हैं बाय द रजिस्टर्ड एफपीआई अलाउइंग ओवरसीज इन्वेस्टर्स अक्रॉस टू इंडियन मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा थोड़ा सा पैसा सबसे इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर उस पैसे को इकट्ठा करके और एक अच्छे से स्टॉक में या जिसकी उसको अच्छे से नॉलेज है उसमें लगा देता है, अब किसके बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, जिससे वो अर्निंग अच्छी सी रिटर्न जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, देखिए हमसे बीमा का पैसा लेती है, वो भी वही सेम काम करती है, हमसे बीमा का पैसा लेती है और उस पैसे को कहाँ पर लगा देती है, सिक्योरिटीज में। इट मींस लाइक दैट इन्वेस्ट इन इक्विटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड बॉन्ड्स में, जहां से रिटर्न जनरेट हो सके। ठीक है। पेंशन फंड्स का भी यही रहता है, पूलिंग रिटायरमेंट फंड्स ऑफ एम्प्लॉय, आप जानते भी होंगे पीएफ, जो पीएफ हम सबका सैलरी में से कटता है उसी के लिए कि पेंशन फंड की पुलिंग रिटायरमेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय फॉर द स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड द प्रोवाइडिंग ए रिटायरमेंट इनकम, जो रिटायरमेंट के बाद हमको काम में आता है। ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड देखिए इसमें है ना नॉर्मल सा है ना थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है। ये वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड्स। ठीक है। तो हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड वो होते हैं जिसमें पूल इन्वेस्टमेंट तो होता है बट अर्ली स्टेज एंटरप्राइजेज होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब जो अर्ली स्टेज वाले एंटरप्राइजेज होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। हेज फंड जो होते हैं ये किसी में भी कर देते हैं। इट मींस लाइक इनको ये लगता है कि मतलब जहां भी इनकी रिटर्न जनरेट हो सकती है ना ये वहां पर करते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, एसेट्स, प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकली कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट इक्विटी firms pool investors fund to invest in or acquire companies that are not publicly traded on the stock exchange। ये वहां उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि that are not publicly traded, जो publicly traded नहीं होते हैं, तो इनको हम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये भी देखिए प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट होते हैं। हमने तीन चीज पढ़ी थी, वेंचर कैपिटल फंड, देखो
लास्ट स्लाइड में हमने 3 देखा था कि वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड, तीनों ही चारों कैसे पूल इन्वेस्टमेंट में आते थे। तो देखिए इसमें क्या आता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट फंड से होता है इन वेरियस एसेट्स एक्सक्लूडिंग ट्रेडिशनल लिस्टेड इक्विटीज, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इट मींस लाइक जो आपको इन्वेस्टमेंट में एडवाइस करे, ठीक है। तो क्या होता है, ये अपने इन्वेस्टर को जान जाते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही उनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो प्रोफेशनल्स हेल्पिंग इन्वेस्टर विद एसेट लोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट आता है ईपीएफ। ईपीएफ का भी वही है कि इट मींस लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए रखा जाता है ये। नेक्स्ट आता है नेशनल पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट स्कीम विद वेरियस फंड ऑप्शंस। तो ये जो आजकल चलाई गई है ना नेशनल पेंशन स्कीम, वही है जो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्पॉन्सर की गई है। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफिसेज। तो फैमिली ऑफिसेज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग वेल्थ एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एफ्लुएंट फैमिलीज, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज होती हैं। अब उनके पास पैसा तो बहुत सारा है, बट उस पैसे को मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उस पैसे को जो मैनेज करेगा, तो उसके लिए वो अलग से जो है इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, जो उनका पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करे, तो उनके पैसे को सही जगह लगाए, उसके लिए वो लोग मतलब लोग जो अच्छी नॉलेज वाले लोग हायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट रिजर्व्स, बिजनेस एंटिटीज इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर इट मींस लाइक आप और हम जैसे लोग होते हैं, वही रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है। अब एचएनआईज होते हैं जो बहुत बड़ा वाला, मतलब बहुत अच्छी कैपिटल में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा यूएचएनआईज, उनको अल्ट्रा लेवल पे करते हैं, हाई कैपेसिटी होती है इनकी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस। प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस इट मींस लाइक ये जो होते हैं आपको हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन्वेस्टर एनालाइज प्रपोजल्स एंड सजेस्ट हाउ टू वोट बेनिफिटिंग द दोज हु मे नॉट ऑल कंपनी अनाउंसमेंट और फुली इवेल्युएट एवरी प्रपोजल देमसेल्फ। मतलब ये जो होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीज के लिए किस चीज में आपको सपोर्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीजों के रिगार्डिंग कौन आता है? प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ने को मिलेगा।